RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरामेडिकल डिप्लोमा 2024-25 से संबंधित तो उसके काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी है, फीस कितनी रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं, कैसे काउंसलिंग करवानी है, क्या स्थितियाँ रहेगी और अपवर्ड मूवमेंट कैसे करवाना है। ये सारी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एक तो अंत तक ज़रूर देखें, जब भी आपके समझ में आएगी जो जो चीज़ें हैं। दूसरा, आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, आपका समय अधिक न लेते हुए हम चलते हैं। और सबसे पहले हम जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है राजस्थान पैरामेडिक काउंसिल के द्वारा, तो वो जो काउंसलिंग शेड्यूल है, कार्यक्रम है, किस प्रकार से है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में आपको सारी प्रक्रिया बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसमें राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा ये सूचना, संशोधित जो सूचना है, सार्वजनिक सूचना है, वो जारी की गई है। तो दिनांक 5/8/2024 के द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में विभिन्न 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग करवाए जाने के संबंध में आवेदकों से दिनांक 27/8/2024 तक आवेदन प्राप्त किए गए थे, जिसके निम्नानुसार संशोधन करते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर काउंसलिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना, तो इसमें जो आवेदन है वो 12/8/2024 से, और जो आवेदन की अंतिम तिथि है 4/9/2024 तक थी। तो आप सभी लोगों ने इसमें आवेदन कर दिए होंगे। उसके बाद में अस्थायी वरीयता सूची जारी करने की जो डेट थी वो 5/9/2024 थी, यानी 5 सितंबर को अस्थायी जो प्रोविजनल सूची है वो जारी हो गई। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के उपरांत जारी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां, तो ये 6/9/2024 से और 8/9/2024 तक ली गई थी। उसके बाद में अस्थायी प्रोविजनल जो वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां निस्तारण करने की जो तिथि है कार्यालय स्तर पर, वो 9/9/2024 से 10/9/2024 तक। और अंतिम वरीयता सूची जारी करने की तिथि है 11/9/2024। तो जो अंतिम जो वरीयता सूची है, मेरिट लिस्ट है, वो जारी कर दी गई है। और जारी करने के बाद में देखिए, इसमें जो प्रथम काउंसलिंग कार्यक्रम है, इसमें 3 काउंसलिंग होगी। तो प्रथम काउंसलिंग कार्यक्रम है वो है काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने और अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा कराने की तिथि। तो वो 12/9/2024 से और 16/9/2024 तक है। यानी प्रथम काउंसलिंग की जो डेट है वो 12 सितंबर से और 16 सितंबर तक है। तो जिन साथियों का इसमें मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है, तो वो अपनी जो काउंसलिंग है वो विकल्प पत्र आप भर सकते हैं 12/9/2024 से और 16/9/2024 तक। और इसमें जो फीस रहेगी काउंसलिंग हेतु वो 10,000 रुपये आपको जमा कराना है। उसके बाद में प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की जो डेट है वो 19 सितंबर 2024 है। 19 सितंबर 2024 को प्रथम काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र इसमें जारी किया जाएगा, यानी आपको महाविद्यालय आवंटन किया जाएगा। उसके बाद में महाविद्यालय या संस्थान में उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की जो डेट है 19/9/2024 से और 24/9/2024 तक, यानी 19 सितंबर से और 24 सितंबर तक आप इसमें जो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट का है। तो अपवर्ड मूवमेंट है तो विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की जो डेट है वो 26/9/2024 से और 30/9/2024 तक है, यानी 26 सितंबर से और 30 सितंबर तक आप प्रथम काउंसलिंग हेतु अपवर्ड मूवमेंट के लिए विकल्प पत्र दे सकते हैं। उसके बाद में आवंटन पत्र जारी करने की जो डेट है 4/10/2024 को, यानी 4 अक्टूबर को इसमें जो आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो महाविद्यालय आवंटन होगा वो 4/10/2024 को होगा। उसके बाद में महाविद्यालय या संस्थान में उपस्थिति या रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो 4/10/2024 से और 8/10/2024 तक रहेगी। उसके बाद में देखिए द्वितीय काउंसलिंग, तो जो सेकेंड काउंसलिंग है, द्वितीय काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने और अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपये जिन्होंने पूर्व में जमा नहीं करवाई है। यदि आपने पहले जमा करवा दी है तो आप इसको दोबारा जमा नहीं करवाएं। तो 26/9/2024 से और 30/9/2024 तक जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 26 सितंबर से और 30 सितंबर तक रहेगी। और द्वितीय काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की जो डेट है
4/10/2024 रहेगी। यानी इसी के जो अपवर्ड मूवमेंट का कार्यक्रम चलेगा उसी के अनुसार सेकंड काउंसलिंग भी इसी के साथ चलेगी। तो सेकंड काउंसलिंग में जो महाविद्यालय आवंटन है, आवंटन पत्र जो जारी होगा आपको वो 4 अक्टूबर को हो जाएगा। और महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति यानी रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 4/10/2024 से और 8/10/2024 तक रहेगी। तो ये हो गई सेकेंड काउंसलिंग में। सेकेंड काउंसलिंग के बाद में जो अपवर्ड मूवमेंट है वो इस प्रकार से रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की जो डेट है वो 14/10/2024 से और 20/10/2024 तक रहेगी। यानी 14 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक विकल्प पत्र आपको भरना होगा अपवर्ड मूवमेंट के लिए। उसके बाद में आवंटन पत्र जो महाविद्यालय आवंटन है वो होगा 23/10/2024 को। और महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति यानी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की जो डेट है वो रहेगी 23/10/2024 से और 28/10/2024 यानी 23 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर तक। उसके बाद में जो तृतीय काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग, वो रहेगी काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की और अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क है 10,000 रुपये जमा कराने की। वो उन्हीं को जमा करवानी है जिन्होंने पहले जमा नहीं करवाई है। तो ये रहेगी 14/10/2024 से और 20/10/2024 तक। यानी जो थर्ड काउंसलिंग है वो जो सेकंड काउंसलिंग के बाद में अपवर्ड मूवमेंट है उसके साथ में चलेगी, जो 14/10 से और 20/10 तक आप इसमें जो विकल्प पत्र है काउंसलिंग के लिए महाविद्यालय का वो भर सकते हैं। उसके बाद में तृतीय काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि है 23/10/2024 यानी 23 अक्टूबर को इसमें महाविद्यालय आवंटन होगा। और उसके बाद में महाविद्यालय या संस्थान में रिपोर्टिंग की डेट है वो 23/10/2024 से 28/10/2024 तक रहेगी। तो 28 अक्टूबर तक आप इसमें 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें स्पष्ट कर रखा है कि तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में ही किया जाएगा। तो साथियों ये था काउंसलिंग कार्यक्रम। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए साथियों इसमें सबसे पहले हम करते हैं सीटों की संख्या। तो इसमें सीटों की संख्या विकल्प पत्र भरते समय ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ये दिखाई दे जाएगी और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वैसे इसमें जो अलग अलग कॉलेज हैं लगभग 129 महाविद्यालय हैं जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रम की अलग अलग सीटें हैं। उसके बाद में आरक्षण है तो आरक्षण इसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिया जाएगा। और पाठ्यक्रम की जो अवधि है और माध्यम है वो देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की रहेगी और सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा जिसका उत्तर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिया जाना अनिवार्य होगा। यानी आपको एक भाषा इसमें जो हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, दोनों के अंदर ये प्रशिक्षण आपका चलेगा। तो इसमें देखिए जो शुल्क है वो फीस किस प्रकार से रहेगी तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ट्यूशन फीस है वो इस प्रकार से रहेगी 50,000 तो फर्स्ट ईयर में रहेगी आपकी और 55,000 सेकेंड ईयर में आपकी फीस रहेगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन मनी है वो एक्सेप्ट फीस है जो 5,000 रुपये का रहेगा। वंस इन कोर्स ड्यूरेशन एंड रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो ये क्वेश्चन मनी है ये आपका रिफंडेबल होगा 5,000 रुपये, ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और यूनिफॉर्म फीस है वंस इन कोर्स ड्यूरेशन, जो आप कोर्स करोगे उसमें एक बार आपको 1,500 रुपये ये शुल्क रहेगा। यानी एक बार दोबारा देख लो आप कि 50,000 तो फर्स्ट ईयर में, 55,000 सेकेंड ईयर में, 5,000 क्वेश्चन मनी रहेगा और 1,500 रुपये आपको जो यूनिफॉर्म फीस है वो आपको देनी होगी। और इसके अलावा जो आपका यदि निजी महाविद्यालय है तो वहाँ वो अलग से कोई और शुल्क लेते हैं तो वो शुल्क रहेगा। बाकी ये जो शुल्क है ये सरकारी शुल्क है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज अपने स्तर से कुछ और भी शुल्क लागू करते हैं तो वो अलग रहेगा। तो ये निम्न अधिकतम शुल्क निम्नानुसार इसमें लिया जा सकेगा। तो ये शुल्क है इसमें। अब देखिए इसमें महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से प्रथम किस्त के लिए ₹40,000 फीस प्राप्त करेंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा किए गए अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपये संबंधित महाविद्यालय संस्थान को काउंसिल के द्वारा स्थानांतरित कर दी जाएगी।
यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान में जमा करवाए गए प्रशिक्षण शुल्क राशि नॉट रिफंडेबल होगी। ये राशि महाविद्यालय संस्थान द्वारा राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग खाते में जमा करवाई जाएगी और राशि जमा होने की स्थिति में ही रिक्त जो सीट है वो रिक्त की जाएगी। यदि कोई एप्लीकेशन देता है कि मैं इसमें प्रवेश नहीं लेना चाहता हूँ तो उसकी फीस रिफंड नहीं होगी। देखिए हम काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी अनुसार अंतरिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। इस वरीयता सूची को काउंसलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। वो जो सारा कार्य हो चुका है। इसके पश्चात काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क 10,000 रुपये ऑनलाइन जमा की जाएगी। यानी पहले आपको इसमें शुल्क जमा करवाना होगा और उसके बाद में ही आपको काउंसलिंग में भाग लेने दिया जाएगा। जिसके उपरांत में अभ्यर्थी महाविद्यालय या संस्थान और पाठ्यक्रम के समुचित कॉम्बिनेशन के लिए विकल्प का चुनाव कर सकेगा। विकल्प में अधिकतम 4 पाठ्यक्रमों का ही चुनाव कर सकते हैं, किंतु इन 4 पाठ्यक्रमों के साथ संस्थानों और महाविद्यालयों के कितने भी समुच्चय को विकल्प के रूप में भर सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आप विकल्प में अधिकतम जो 4 पाठ्यक्रम हैं उनका ही आप चयन कर सकते हैं। जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें से अधिकतम 4 पाठ्यक्रम का ही चयन कर सकते हैं। लेकिन इन 4 पाठ्यक्रमों के साथ जो संस्थान या महाविद्यालय हैं कितने भी समुच्चय का विकल्प के रूप में भर सकते हैं। यानी जो महाविद्यालय है, जो पाठ्यक्रमों के साथ में जो महाविद्यालय है वो आप कितने भी उसमें चयन कर सकते हैं। केवल पाठ्यक्रम 4 चयन कर सकते हैं। उसमें के बाद में आप जो महाविद्यालय है वो रेता के अनुसार उनकी संख्या इसमें फिक्स नहीं है, कितने भी आप चयन कर सकते हैं। या तो पूरे जो महाविद्यालय हैं उनका आप चयन कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो हम एक बार जो पाठ्यक्रम है कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आपको बता देते हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनमें से आपको चॉइस करना है। देखिए जो पाठ्यक्रम है इसमें पाठ्यक्रमों की कुल टोटल वो 12 संख्या है। देखिए ये तो डिप्लोमा पैरामेडिकल डिप्लोमा में पाठ्यक्रमों में 17/2024-25 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये देखिए इसमें कोर्स का नाम है। तो देखिए इसमें डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थोमेटिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से ये जो 12 कोर्स हैं, 12 पाठ्यक्रम हैं, इनमें से आपको कोई से भी 4 पाठ्यक्रम का उसमें चुनाव करना है। यानी आप इसमें 4 पाठ्यक्रमों को अधिकतम उसमें चुनाव कर सकते हैं। तो ये आप मेरे से तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जो आप यदि पैरामेडिकल कर रहे हैं तो इसके अंदर ये 12 कोर्स इसके अंदर हैं। तो 12 में से आपको 4 का चयन करना है। तो चयन करने के बाद में आप जो महाविद्यालय है वो कितने भी आप चयन कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोर्स है इसमें पाठ्यक्रम है वो 4 ही आपको चयन करने हैं। जो आपके ऊपर है कि आप कौन सा चयन करते हो। तो ये बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद में ये दे रखा है इसके में कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा राशि 10,000 रुपये जमा करवा दी जाएगी। तो आपको पहले 10,000 के रुपये की जो राशि है ऑनलाइन जमा करवानी है, उसके बाद में आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। तो ये जो 10,000 की राशि है ये काउंसलिंग में जब आप जमा करवाओगे तो ये आपको जो फीस जमा करवाओगे तो फीस में जैसे आपको 40,000 रुपये बाद में जमा करवाने हैं, ये 10,000 है उस फीस में जो ट्यूशन फीस है उसमें ये सम्मिलित कर लिए जाएंगे। स्पष्ट दे रखा है कि इस जो पूरी प्रक्रिया है आपके काउंसलिंग की, उसके बाद में या यदि आप किसी भी राउंड में संस्थान या महाविद्यालय आवंटित होने के बाद भी
किसी भी प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति यानी रिपोर्टिंग प्रस्तुत नहीं की जाती है। आपने किसी भी महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं की तो इस राशि में से 3,000 रुपये काट करके आपको शेष राशि है वो संबंधित जो आपका खाता है उसमें लौटाती जाएगी। आपके 3,000 रुपये इसमें कटेंगे और 7,000 की राशि आपको लौटा दी जाएगी। अब इसके अंदर देखिए साथियों, जो काउंसलिंग होगी प्रक्रिया, तो देखिए इसमें समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में अभ्यर्थियों का आवंटन कार्रवाई पूर्णतः अभ्यर्थी के 10+2 उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी में प्राप्तांकों के आधार पर बनाए वरीयता के आधार पर की जाएगी। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो सीनियर की परसेंटेज है उसके हिसाब से इसकी वरीयता सूची बनेगी। तो सीनियर के अंकों के आधार पर इसमें आपको महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु 3 ऑनलाइन काउंसलिंग व 1 मॉपअप काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग द्वारा समस्त ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग के उपरांत भी यदि किसी महाविद्यालय में सीटें रिक्त रहती है तो ऐसी रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी के आवंटन में के विषय में संबंधित काउंसलिंग का निर्णय अंतिम होगा। और प्रत्येक काउंसलिंग के पश्चात आवंटित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवंटन पत्र जारी कर संबंधित संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत कर लेने के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय या संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी है और वो प्रथम काउंसलिंग में उसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई किसी में भी और उसको महाविद्यालय आवंटन हो गया तो वो सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता। उसको जो तृतीय यानी थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें उसको शामिल किया जाएगा, वो थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकता है। और तृतीय काउंसलिंग के पश्चात मॉप अप राउंड का आयोजन किया जाएगा और मॉप अप राउंड के पश्चात शेष रही रिक्त सीटों पर प्रवेश पूर्व की भांति संस्थान या महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। अब प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के में आवंटन संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक अवसर उपलब्ध रहेगा, जिसमें महाविद्यालय संस्थान पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन की वरीयता में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें आपको अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा दी जाएगी। तो अपवर्ड मूवमेंट आप इसमें ऑप्शन मतलब भर सकते हो, लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी अपवर्ड मूवमेंट के लिए हाँ या ना विकल्प में आपके उपलब्ध रहेगा कि आप इसमें अपवर्ड मूवमेंट चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपको भरना है। तो यदि आपने अपवर्ड मूवमेंट में यस भरा है तो उसमें महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम की समुच्चय कॉम्बिनेशन के विकल्प की वरीयता में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। तो उसमें जो आपने वरीयता भरी है तो उस वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल आप उसमें जो आपका विकल्प है कि किस में आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हो तो वो आप भर सकते हो। तो साथियों इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, केवल आपको ऑप्शन देना है कि आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, न तो पाठ्यक्रम में कर सकते हो और न जो महाविद्यालय है उसके अंदर कर सकते हो। अब देखिए अपवर्ड मूवमेंट के जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। तो जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है और उनके द्वारा संबंधित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग कर ली गई है, वे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट के पात्र होंगे। यदि आपने प्रथम काउंसलिंग करवा ली और उसके बाद में प्रथम काउंसलिंग के बाद में आपने महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर ली और आपने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करवा दी है और सेकंड काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के बाद में आपने रिपोर्टिंग करके और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है, तो उसके बाद में ही आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु एलिजिबल हो। ये नहीं कि आपने रिपोर्टिंग करवाई नहीं और उससे पहले आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु एलिजिबल नहीं हो, आपको वहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी, उपस्थिति दर्ज करवानी होगी उसके बाद में। अब देखिए प्रक्रिया है, अपवर्ड मूवमेंट केवल रिक्त सीटों पर ही किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट में अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई आवंटित महाविद्यालय संस्थान पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प में भरी गई रिक्त यदि कोई हो तो सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हो तो वो ऑनलाइन और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प भर सकते हैं। यदि मान लो आपने मूवमेंट केवल रिक्त सीटों पर ही किया जाएगा
भरी हुई सीट पर आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। तो अपवर्ड मूवमेंट में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग के आवेदन के दौरान जो आवंटित महाविद्यालय संस्थान और पाठ्यक्रम या समुच्चय के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प के रूप में भरे गए रिक्त यदि कोई हो तो सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे प्रथम ऑनलाइन और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद में अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प भर सकते हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी को उसके विकल्पों के अनुसार 5 वरीयता के विकल्प की सीट आवंटित हुई है तो वे अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से विकल्प वरीयता क्रमांक 1 से 4 के रिक्त सीटों पर रिक्त सीटें होने की अवस्था में नवीन आवंटन के पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट यस नो का विकल्प भर सकेंगे। तो यदि मान लो किसी अभ्यर्थी को 5वें नंबर का विकल्प जो महाविद्यालय उसने भरा है तो वो उसको आवंटित हुआ है 5वां विकल्प, और उससे पहले कि वो अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहता है तो क्रम संख्या 1 से 4 वाले यदि महाविद्यालय और पाठ्यक्रम में यदि रिक्त सीटें हैं तो उसके अंदर वो अपवर्ड मूवमेंट उसमें उसका नया जो महाविद्यालय है वो आवंटित हो सकता है या फिर उसको सब्जेक्ट भी आवंटित हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज़ उसमें आवंटित हो सकती है। तो उसके लिए आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, और जो आपसे वरीयता में नीचे है उसके लिए कोई मतलब नहीं निकलता। यानी आपने जो ऊपर भरे हैं वरीयता के क्रम से, तो उस वरीयता में यदि रिक्त होगा सीटें रहेगी तो आपको उसमें प्रवेश दे दिया जाएगा। यह विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समय भरे गए विकल्पों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर विचार कर लें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत उच्चतर वरीयता के विकल्पों में से कोई एक भी विकल्प की सीट आवंटित होने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें स्पष्ट किया गया है कि आप यदि अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं तो आपको जो आपकी सीट छोड़नी ही पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपवर्ड मूवमेंट वाले जो पाठ्यक्रम या महाविद्यालय में आपको प्रवेश लेना ही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो अपवर्ड मूवमेंट होगा हो सकता है कि आपका पाठ्यक्रम में ही वो महाविद्यालय चेंज नहीं हो सकता है कि आपका पाठ्यक्रम भी चेंज हो जाए और महाविद्यालय भी चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपके दोनों ही चेंज हो जाएं, आपका पाठ्यक्रम चेंज नहीं हो महाविद्यालय चेंज हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित है। तो यदि मान लो आपका जो पाठ्यक्रम चेंज हो गया और यदि आप चाहें कि मैं तो उसी जो पूर्व में आवंटित जो महाविद्यालय और पाठ्यक्रम है उसमें ही रह जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। एक बार आपका अपवर्ड मूवमेंट हो गया तो आपको नए महाविद्यालय और नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको उसमें प्रशिक्षण लेना होगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट होने की अवस्था में अभ्यर्थी को पूर्व काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय संस्थान और पाठ्यक्रम के समुच्चय के विकल्प की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा और उन्हें उच्चतर वरीयता के महाविद्यालय संस्थान और पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन का विकल्प आवंटित हो जाएगा। यानी पहले आपके मान लो कोई भी सब्जेक्ट उसमें पाठ्यक्रम का जो समुच्चय आया है और महाविद्यालय वो दोनों ही चेंज हो जाएंगे नए वाले में। इस नवीन महाविद्यालय आवंटित महाविद्यालय के मूल दस्तावेज और फीस अपवर्ड मूवमेंट में आवंटित महाविद्यालय संस्थान को पूर्व आवंटित महाविद्यालय द्वारा स्वतः ही अंतरित यानी ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आपको केवल उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें लेके नहीं जाने हैं, आपको एक बार जमा करवाने हैं। यदि आपको नया महाविद्यालय और नया पाठ्यक्रम आवंटित होता है तो जो आपके दस्तावेज और फीस है वो अपने आप उस महाविद्यालय को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के अनुसार अंतर्गत नवीन सीट पर ज्वाइन या रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो उनके मूल दस्तावेज पूर्व आवंटित महाविद्यालय संस्थान द्वारा लौटा दिए जाएंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा कराए गए फीस की राशि को संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को लौटाया जाकर काउंसलिंग के खाते में जमा करवाया जाएगा। तो देखिए आपने यदि अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया और अपवर्ड मूवमेंट वाले को महाविद्यालय में आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपके दस्तावेज तो आपका जो पूर्व आवंटित महाविद्यालय वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जो राशि है जो आपने फीस जमा करवा दी है कंप्लीट वो आपको लौटाई नहीं जाएगी। वो जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसके खाते में वो जमा करवा दी जाएगी। और यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा मॉप अप राउंड काउंसलिंग में भाग लिया जाकर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में ज्वाइन करता है तो
काउंसिल द्वारा इस फीस को अभ्यर्थी के ज्वाइन करने के उपरांत नवीन आवंटित महाविद्यालय संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और अगर अभ्यर्थी तृतीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में भी ज्वाइन नहीं करता तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई फीस नॉट रिफंडेबल है। तो आप यदि फर्स्ट और सेकंड में अपवर्ड मूवमेंट में आपने उसके अंदर महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपकी फीस लौटाई नहीं जाएगी। और यदि आपने तृतीय जो काउंसलिंग है उसके अंदर आपने यदि उसमें ज्वाइन कर लिया या जो मॉप अप काउंसलिंग होगी उसमें आपने ज्वाइन कर लिया तो आपकी जो फीस है वो जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसके द्वारा आपके नवीन जो महाविद्यालय है उसको आपको वो फीस है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें अपवर्ड मूवमेंट हेतु उदाहरण हम समझेंगे। मान लीजिए एक अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार ने प्रथम बार ऑनलाइन पत्र भरते समय महाविद्यालय संस्थान और कोर्स अपने विकल्प वरीयता अनुसार निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किए थे। अब देखिए इसमें विकल्प 1 भरा था इसने महाविद्यालय क है और पाठ्यक्रम ए। दूसरे पे विकल्प 2 में भरा था महाविद्यालय क और पाठ्यक्रम बी। और तीसरे पे महाविद्यालय ख और पाठ्यक्रम ए। और चौथे विकल्प था इसका महाविद्यालय ग और पाठ्यक्रम ए। और पांचवें पे है महाविद्यालय ग और पाठ्यक्रम बी। तो देखिए जो एक महाविद्यालय है उसमें 3 4 5 पाठ्यक्रम है लगभग। तो उन पाठ्यक्रमों में आप जो वरीयता भरेंगे उसके अंदर आप पाठ्यक्रम के हिसाब से भी वरीयता भर सकते हैं, क्योंकि आपको कुल टोटल 4 पाठ्यक्रम भरने की इसमें वरीयता छूट दी गई है कि आप इसमें कुल टोटल 4 पाठ्यक्रम वरीयता के अनुसार भर सकते हैं। अब आपको आवंटित कौन सा होता है ये जो काउंसिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो आपने 4 जो पाठ्यक्रम भरे हैं और महाविद्यालय तो आप कितने भी भर सकते हो, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो आप 4 ही ले सकते हो। तो देखिए एक जो आपने फर्स्ट जो इस उदाहरण के अनुसार जो फर्स्ट विकल्प रहा है क महाविद्यालय है उसमें और पाठ्यक्रम ए भर दिया आपने कि ए पाठ्यक्रम में मेरे को ये महाविद्यालय आवंटित हो जाए। और दूसरे नंबर पे भी आपको क वो जो महाविद्यालय भरा उसी के अंदर और पाठ्यक्रम बी 2 पाठ्यक्रम में आप इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं। और तीसरा जो महाविद्यालय है आपने ख भरा है और इसमें ए पाठ्यक्रम में लेना चाहते हैं प्रवेश, और ग में आपने ए भरा है ए पाठ्यक्रम प्रवेश लेना चाहते हैं, और ग महाविद्यालय में बी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण से समझाया गया है कि देखिए प्रथम काउंसलिंग के पश्चात श्री सुरेश कुमार को उनके विकल्प के अनुसार विकल्प 5 के अनुसार महाविद्यालय ग और पाठ्यक्रम बी आवंटित किया गया। तो ये उसका आवंटित हुआ है 5वें नंबर का। तो महाविद्यालय ग और पाठ्यक्रम बी उसको आवंटित हुआ है। अब वह अपवर्ड मूवमेंट के लिए योग्य माना जाएगा। तो अब वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए योग्य माना जाएगा यदि मान लो उसको फर्स्ट ही उसको आवंटित हो जाता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट के योग्य नहीं माना जाएगा। अगर अब इसमें देखिए श्री सुरेश कुमार द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के लिए यस कर अपवर्ड मूवमेंट में शामिल होता है। उसने विकल्प में यस कर दिया कि भाई मैं इसमें अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहता हूँ। तो देखिए शामिल होता है तो श्री सुरेश कुमार को उसकी विकल्प संख्या 1 से 4 में वरीयता अनुसार रिक्त सीट होने पर महाविद्यालय या संस्थान में पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा। अब देखिए 5वां तो उसको पहले ही आवंटित था। अब उसके अंदर हो सकता है कि उसको जो अपवर्ड मूवमेंट में वो होगा उसमें जो पाठ्यक्रम या महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा तो हो सकता है उसको वही महाविद्यालय आवंटित हो जाए और उसको पाठ्यक्रम ए आवंटित हो जाए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी महाविद्यालय में दूसरा पाठ्यक्रम उसका आवंटित हो सकता है। फिर मान लो तीसरे ऑप्शन पे उसने भरा है कि ख महाविद्यालय में आवंटित हो जाए और ए पाठ्यक्रम भी आवंटित हो जाए। और दूसरे विकल्प पे उसने भरा है कि क महाविद्यालय और बी पाठ्यक्रम। और जो फर्स्ट पे उसने भरा था क महाविद्यालय और ए पाठ्यक्रम। तो उसको पाठ्यक्रम यानी किसी भी महाविद्यालय में या तो उसी में या किसी में भी इस हिसाब से उसको पाठ्यक्रम या महाविद्यालय उसको आवंटित होंगे। यानी उसमें पाठ्यक्रम भी चेंज हो सकता है और महाविद्यालय भी चेंज हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपवर्ड मूवमेंट के दौरान अभ्यर्थी को रिक्त सीट होने पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान पाठ्यक्रम अथवा दोनों पूर्व में आवंटित विकल्प में से भिन्न हो सकते हैं।
जो पहले विकल्प उसने भरा था उससे भिन्न हो सकते हैं तीनों ही। जो उसका जो महाविद्यालय संस्थान और पाठ्यक्रम दोनों पहले से भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में श्री सुरेश कुमार को विकल्प संख्या 3 आवंटित होता है तो महाविद्यालय संस्थान और पाठ्यक्रम दोनों भिन्न होंगे। और यदि विकल्प 4 आवंटित होता है तो केवल पाठ्यक्रम भिन्न होगा। और यदि विकल्प 2 आवंटित होता है तो केवल महाविद्यालय और संस्थान भिन्न होगा। तो इसमें देखिए हम देख सकते हैं इसमें कि यदि उसको 3 आवंटित होता है तो उसमें महाविद्यालय और जो पाठ्यक्रम है दोनों ही भिन्न होगा, क्योंकि उसको पांचवा विकल्प और गया महाविद्यालय और बी उसके अंदर आवंटित हुआ है। और यदि मान लो 2 आवंटित हो जाता है ना तो उसको केवल महाविद्यालय भिन्न होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये अपवर्ड मूवमेंट का कार्यक्रम रहेगा। अब देखिए इसके अंदर जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे जो दस्तावेज लेकर के जाने हैं वो देखिए माध्यमिक सेकेंडरी अंक कक्षा की अंक तालिका और उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, यानी आपके अंक तालिका और प्रमाण पत्र ये आवश्यक है। उसके बाद में उच्च माध्यमिक 10+2 सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका, पीसीबी और पीसीएम एवं अंग्रेजी अनिवार्य ये होना जरूरी है। पीसीबी या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इन दोनों तीनों सब्जेक्ट की, और अंग्रेजी इसमें अनिवार्य होनी चाहिए। और उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आपके पास में हो। फिर प्रवर्धन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त आपने की है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। फिर दिव्यांग जन सर्टिफिकेट, विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र या अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटो पहचान पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हो। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास समस्त जो दस्तावेज है ओरिजिनल दस्तावेज होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेजों की छाया प्रतियों का उपयोग नहीं करें। तो देखिए इसमें जो आप वहाँ पर जाओगे तो आप इसको फोटोकॉपी और ओरिजिनल जो दस्तावेज है वो लेकर के आपको जाने हैं। और साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको इनकी ओरिजिनल जो फोटोकॉपी है वो आपके पास में रख लेनी है। तो साथियों ये थी जानकारी पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल डिप्लोमा हेतु सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो इसके बारे में मैंने आपको बताया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।